भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना। यहाँ हजारों अखबार हैं, सैकड़ों न्यूज चैनल्स हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसी देश में मीडिया पर इतने बड़े कंट्रोल के आरोप क्यों लग रहे हैं? एक तरफ आजादी, दूसरी तरफ दबाव, तो आखिर सच है क्या? चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है जो ये तय कर रहा है कि हम तक कौन सी खबर पहुंचेगी। मतलब वो कौन सी ताकतें हैं जो भारत के इस पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल कर रही हैं, और कौन सी खबरें हैं जो हम तक पहुंचने से पहले ही दबा दी जाती हैं। जब हम खोजी पत्रकारों की रिपोर्ट्स और जो संस्थाएं मीडिया पर नजर रखती हैं उनके दस्तावेज देखते हैं ना, तो एक ही कहानी सामने आती है, और वो कहानी है मीडिया की आजादी पर हो रहे दो तरफा हमले की। दो तरफा हमला ये है क्या आखिर? देखिए, एक तरफ से आता है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का दबाव और दूसरी तरफ से सरकार का कंट्रोल। तो चलिए पहले हमले की बात करते हैं। कॉरपोरेट कंट्रोल होता क्या है ना कि जब किसी न्यूज चैनल या अखबार का मालिक बदल जाता है तो रातों रात खबरों का रंग ढंग भी बदल जाता है। इसी को कहते हैं एक अनदेखा बॉस, द इनविजिबल कॉरपोरेट बॉस। इसके दो बहुत बड़े उदाहरण तो हाल ही में हमने देखे हैं। पहला, जब मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने नेटवर्क 18 को खरीद लिया और वो देश का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क बन गया। और दूसरा, जब गौतम अडानी के अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को खरीद लिया। हाँ, वही एनडीटीवी जिसे एक वक्त पर सरकार से तीखे सवाल पूछने वाले आखिरी बड़े चैनलों में गिना जाता था। अब इसका असर ना सीधे सीधे प्रोपोगेंडा जैसा नहीं होता, नहीं, इसका असर बहुत गहरा होता है। ये एक ऐसा माहौल बना देता है जहां पत्रकार खुद ही सेंसरशिप करने लगते हैं, जिसे कहते हैं सेल्फ सेंसरशिप। एक जर्नलिस्ट ने बिना नाम बताए कहा कि न्यूज रूम में एक लिखा हुआ नियम तो नहीं है, पर सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर रिलायंस और अडानी ग्रुप्स के खिलाफ कुछ भी क्रिटिकल नहीं छपेगा। जरा सोचिए, इसका मतलब कितनी ही जरूरी खबरें हैं जो बनने से पहले ही मार दी जाती। और अगर कोई इन अनदेखी लाइनों को पार करने की कोशिश करे तो उसका नतीजा क्या होता है? इसका एक उदाहरण है आउटलुक मैगजीन के एडिटर रूबिन बनर्जी। उन्होंने सिर्फ एक आइडिया दिया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर एक क्रिटिकल कवर स्टोरी करने का। सिर्फ एक आइडिया, और स्टोरी लिखे जाने से पहले ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। ये बाकी पत्रकारों के लिए एक बहुत साफ संदेश था। तो ठीक है, कॉर्पोरेट दबाव से सेल्फ सेंसरशिप आ गई, लेकिन जहां ये काम नहीं करती वहां क्या होता है? वहां सामने आता है दूसरा हमला, यानी सरकार का सीधा कानूनी दबाव। और इस दबाव का सबसे बड़ा हथियार है UAPA, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये एक बहुत ही सख्त एंटी टेरर कानून है, इतना सख्त कि इसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और आपको पता है, कम से कम 15 पत्रकारों पर इसी कानून के तहत केस दर्ज किया जा चुका है। इस कानून का असर कैसा होता है, ये सिद्दीक कप्पन के केस से पता चलता है। सिद्दीक कप्पन एक जर्नलिस्ट हैं। वो हाथरस गैंगरेप केस को कवर करने जा रहे थे। रास्ते में ही उन्हें UAPA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और बिना किसी ट्रायल के 2 साल, पूरे 2 साल उन्हें जेल में रखा गया। सोचिए, 2 साल बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दी। तो इन सब चीजों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा दुनिया देख रही है। 2023 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में 161वें नंबर पर था। मतलब हम तुर्की और मेक्सिको जैसे देशों की लीग में हैं, जहां पत्रकारों के लिए काम करना सबसे खतरनाक माना जाता है। और ये खतरा सिर्फ कानूनी नहीं है, ये फिजिकल भी है। फ्री स्पीच कलेक्टिव का डेटा बताता है कि सिर्फ 2025 में 9 पत्रकारों की हत्या कर दी गई और 33 पर जानलेवा हमले हुए। जैसे छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्रकर, वो एक सड़क प्रोजेक्ट में हो रहे करप्शन की जांच कर रहे थे और उनकी हत्या कर दी गई। तो सवाल ये है कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया में सच बोलने की जगह सिकुड़ रही है, तो ये आवाजें जा कहां रही हैं? जवाब है इंटरनेट। लेकिन यहाँ एक पेच है। डिजिटल दुनिया में उम्मीद तो है, पर उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा भी है। अब देखिए, रवीश कुमार और ध्रुव राठी जैसे लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ा और यूट्यूब पर आए। आज उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वो उस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं जो टीवी से लगभग गायब हो चुकी है। पर ऐसा नहीं है कि ये लोग सुरक्षित हैं। इन पर भी मानहानि के बड़े बड़े केस करके कानूनी दबाव बनाने की कोशिशें लगातार होती रहती हैं। और डिजिटल दुनिया का दूसरा और शायद सबसे खतरनाक पहलू है फेक न्यूज। 2025 की एक रिपोर्ट देखिए। जितनी भी फेक न्यूज पकड़ी गईं, उनमें से 15% का मकसद सांप्रदायिक नफरत फैलाना था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन 15% में से भी 70% से ज्यादा खबरें सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही थीं, मुस्लिम कम्युनिटी।
और अब तो इस खेल में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, जिसने इसे और भी खतरनाक बना दिया है। एक उदाहरण देखिए, महाकुंभ के वक्त AI से एक तस्वीर बनाई गई। इसमें एक साधु के भेष में एक आदमी को आतंकवादी अय्यूब खान बताकर वायरल कर दिया गया, जबकि असल में जिस आदमी को पकड़ा गया था उसका नाम अय्यूब अली था और उस पर सिर्फ एक छोटी मोटी चोरी का आरोप था। देखा आपने कैसे एक छोटे से अपराध को आतंकवाद से जोड़ दिया गया। तो एक तरफ मीडिया और संस्थानों पर से भरोसा घट रहा है, दूसरी तरफ फेक न्यूज़ की बाढ़ है। ये दोनों मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक माहौल बनाते हैं और इसका सबसे बड़ा असर हमें देखने को मिला 2024 के चुनावों के बाद हुए विवाद में। इस पूरे विवाद की जड़ है 2023 में आया एक नया कानून। देखिए, पहले इलेक्शन कमिश्नर को चुनने वाली कमेटी में 3 लोग होते थे, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एक बैलेंस बना रहता था। लेकिन नए कानून ने क्या किया? चीफ जस्टिस को हटा दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मंत्री को डाल दिया। नतीजा क्या हुआ? अब सिलेक्शन कमेटी में सरकार की ही मेजॉरिटी हो गई। और इसी बैकग्राउंड में 7 अगस्त 2025 को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधे सीधे ऑर्गेनाइज्ड वोट चोरी का आरोप लगा दिया। उनका दावा था कि सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र में उनकी टीम को 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर मिले हैं। अब इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने भी सख्ती दिखाई। उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और एक चुनौती दी, या तो सबूतों के साथ एफिडेविट जमा करें या फिर पब्लिक में माफी मांगें। कमीशन का कहना था कि हाँ, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां हो सकती हैं, पर इसे ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड कहना बिल्कुल गलत है। तो देखिए, एक तरफ विपक्ष के इतने गंभीर आरोप हैं और दूसरी तरफ चुनाव आयोग का उतना ही सख्त इनकार। ये पूरा मामला हमें एक बड़ी तस्वीर देखने पर मजबूर करता है। ये जो आर्थिक दबाव, नए कानून और सिस्टम पर अविश्वास का एक पूरा चक्रव्यूह बन गया है, इसमें आखिर सच मिलेगा कहां? और इसी पूरी बहस में एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, गोदी मीडिया। ये एक तरह का सटायर है, एक तंज है। जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं वो इस शब्द का इस्तेमाल उन न्यूज़ चैनलों के लिए करते हैं जिन पर आरोप है कि वो पत्रकारिता नहीं बल्कि रूलिंग पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और कंट्रोल करने के तरीके सिर्फ इतने ही नहीं हैं। सरकारी विज्ञापन, ये एक बहुत बड़ा हथियार है। जो मीडिया सरकार की लाइन पर चलता है उसे इनाम मिलता है और जो आलोचना करता है उसे सजा। एक नया ब्रॉडकास्ट बिल भी है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उठ रही आवाज़ों पर लगाम लगा सकता है। खैर, एक दिलचस्प बात यह भी है कि 2024 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ ऐसे चैनल जो पहले सरकार के कट्टर समर्थक थे, उनके सुर भी थोड़े बदलते दिखे। तो ये मामला काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस पूरे माहौल में जहां सच और झूठ के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो गई है, जहां भरोसे के लायक सोर्स लगातार कम हो रहे हैं, ऐसे में एक आम इंसान सच तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे?